हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा। आज की वीडियो BA 5th सेमेस्टर हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ये आपका पेपर 2 है, ठीक है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान की जो 2 कविताएं हमको पढ़नी है इस सेमेस्टर में, उसको आप पढ़ाएंगे। ये छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें। बाकी आपको मैंने प्रॉपर कंटेंट दिया है, आप उसको खुद भी रीड कर सकते हो। मेजर चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो याद रखने वाली बात है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। और उन्होंने गर्ल्स कॉलेज से अपनी शिक्षा वगैरह ली 15 की आयु में। आपको पता है बाल विवाह होता ही था, तो 15 साल से उनके बहुत शौक होने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल की जब वो थी तो उनकी शादी हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई वो कंटिन्यू कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी उस वक्त उस वक्त वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, आपको पता ही है। तो महात्मा गांधी से वो बहुत इंस्पायर हो गई और उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्वतंत्रता से संग्राम में अपना हिस्सा लिया, ठीक है। इस रीज़न से वो अपना पढ़ाई स्किप कर दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और इसी रीज़न से वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं, जेल की यात्राएं भी कर चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो लोगों के दिलों में वीरता की ज्वाला धधका दे, ठीक है। जिसमें से आपके सिलेबस का 2 है, झांसी की रानी है और वीरों का कैसा हो वसंत, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में इनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। और इनकी देशभक्ति का रंग हम इनके वर्क्स में देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता सेना में, जैसे हमारे टाइम के जो पोइट्स हुआ करते थे ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्क थे, जो बहुत सारे राइटर्स थे, उनके वर्क को जला दिया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का भी एक वर्क जला दिया गया था, सोझे वतन, आई थिंक, हाँ। उनको हटा दिया गया था कि भाई ये ऐसा ऐसा लिख रहा है, क्योंकि वो इसी तरीके से, अब जैसे आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप अपनी लिखोगे, है ना। लोग लिखते ही हैं एस्केप करने के लिए, कुछ लोग डांस करते हैं एस्केप करने के लिए, कुछ लोग पोइट्री लिखते हैं, कुछ लोग शायरी लिखते हैं, है ना, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जब इस करंट सिचुएशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो लोग यहाँ से भागने का सोचते हैं और वो अपने माइंड को जो है फ्री करने के लिए इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। और जब वो सोसाइटी में जाते हैं, लोग पढ़ते हैं, तो लोगों के मन में वही विचार उत्पन्न होते हैं जो उस व्यक्ति के मन में है। जैसे हम मुंशी प्रेमचंद जी के वक्त पढ़ें या किसी भी ऐसे राइटर के वक्त पढ़े जो वीरता को लेकर लिखता हो या जो समाज पे लिखता हो, वो समाज पे टिप्पणी कर रहा है। और वो समाज जब उसे पढ़ेगा, जैसे उन्होंने निर्मला लिखा है कि कैसे एक छोटे आई थिंक बाल विवाह हो जाता है उस लड़की का, उसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही ओल्ड एज, मतलब बहुत डबल उसके एज का होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पे उन्होंने कटाक्षी की है। छोटी छोटी कहानी है निर्मला। तो इस तरीके की बहुत सारी वर्क्स उन्होंने लिखा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी यही सब की हैं और कई बार ये जेल भी जा चुकी हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक्चुअली ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करके इन्फ्लुएंस हुआ इनके ऊपर इतना कि उन्होंने सोचा कि अब मैं भारत के लिए ही करूँगी। और देखो इतनी बड़ी फिगर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनको मोटर दुर्घटना में स्वतंत्रता की पुजारिन की मृत्यु हो गई। तो बेसिकली इनका जो था ना 1948 में, देखो 1904 में ये पैदा हुई और 48 में इनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट से इनकी मौत हुई है, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, मुकुल और त्रिधारा जो कि काव्य संग्रह है, सीधे सादे विचार, बिखेरे मोती, उन्मादित ये कहानी संकलन है। और मुकुल काव्य संग्रह पर इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है, शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये क्या पता 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेना। तो हम 2 पोएम पढ़ेंगे, एक होगा वीरों का कैसा हो वसंत, और उसके बाद हम झांसी की रानी पढ़ेंगे। झांसी की रानी आप लोग छोटे बचपन में 4-5 लाइंस पढ़े होंगे, बट ये बहुत ही लंबी कविता है, ठीक है। और काफ़ी कुछ लोग पोइट्री कॉम्पिटिशन में जब पार्ट लेते हैं तो यू नो राइट कि यू यूज टू टेक पार्ट्स इन कॉम्पिटिशन्स, तो हमको कुछ गिने चुने 4 लाइन ही सुनने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पोएम है तो नोबडी हैज़ द टाइम। और वैसे भी 2-4 मिनट का ही टाइम दिया जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसा होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो लाइन है वो देखिए, आ रही हिमाचल से पुकार से वीरों का कैसा हो पसंद, ये एक पैरा है। इस तरीके से मैंने इसको अलग नहीं किया कि वो बहुत ऑड लग रहा था इसमें, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये वीरों का वसंत कैसा हो। जैसे आज, जैसे उस वक्त वीर हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे,
जो अपने प्राण की आहुति अपने देश को आज़ादी के लिए देते थे। आज हमारे अदर कंट्रीज से इतने बुरे इतने सारे दुश्मन बैठाए हुए, हमारे पास चाइना है, हमारे पास पाकिस्तान है, वो तो अभी फ़िलहाल इंडिया तो बेटर कंडीशन में है ही ऑफकोर्स, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड जो भी चीज़ें हैं वो जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, उस पर मैं नहीं जाती हूँ। बस एक चीज़ बता रही हूँ कि उस वक्त राजा महाराजाओं का अटैक होता था, ब्रिटिशर्स ने शासन आपने देखा ही है, ठीक है, 190-200 साल का शासन रहा है वहाँ पे। और आज के ज़माने में जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, बीएसएफ हैं, सीआईएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, जो भी लिए हैं वो देश की प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज अगर आते हैं हमारी कंट्री में अटैक करते हैं तो वो लोग वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं हमको। तो उस सोल्जर की लाइफ को इस पूरे कविता में बताया गया है कि सोल्जर्स की लाइफ में कोई फेस्टिवल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सब कुछ होता है तो उसका प्राण न्योछावर करना होता है अपने देश के लिए, ठीक है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी दुखी हो रही हैं और पूछ रही हैं कि जो हमारे वीर हैं, जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका वसंत कैसा होता है ना, वसंत ऋतु। तो अब आके इसको देखते हैं। तो बेसिकली जब हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या टाइप में लिखेंगे तो इसमें संदर्भ में लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो वसंत से ली गई हैं, और प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि कवित्री ये प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो। अब इसमें बोल क्या रही देखना, हिमालय पुकार रहा है, उधर ही बार बार गरज रहा है, यानी हिमालय पुकार रहा है, बादल गरज रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितनी चारों दिशाएं हैं वो यही प्रश्न कर रही हैं कि हमारे वीर पुरुष हैं, जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनका वसंत कैसा हो। अब आगे जाते हैं, सब कुछ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ फूल सरसों ने दिया रंग, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ना बेसिकली बोला जा रहा है कि फूली सरसों यानी कि लहराती फसलें, जैसे आप कभी खेत वगैरह में गए होंगे और जब हवा चलती होंगी तो किस तरीके से फसल एक डायरेक्शन की तरफ मोल्ड हो जाती है, उसी बोल रहे हैं कि जो फूली सरसों है या जो लहराती फसलें हैं वो वीरों के जीवन में रंग भरा हो। ऐसा लग रहा है कि लहराती फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरा हो। आसमान मानो पुष्परस लेकर आया हो, ये जो आसमान है जो वो पुष्परस लेकर आया है मानो ऐसा लग रहा है, और वसंत के रंग से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है। जैसे आप जब वसंत ऋतु का जब टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में स्प्रिंग सीजन में आप देखोगे कितनी हरियाली लगती है, कितनी सुंदर लगता है, कितना अच्छा मौसम रहता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी ना गर्मी, मिक्स मौसम रहता है, जिसमें आप सबसे बेस्ट मौसम वही रहता है ना, फूल खिले होते हैं, एकदम ग्रीनरी हर जगह होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, बादल होता है। तो वही कंडीशन बता रहा है कि ऐसा लग रहा है जो लहराती फसलें हैं उन्होंने वीरों के जीवन में रंग भरा हो, जो आसमान है वो ऐसा लग रहा है पुष्परस लेकर आया हो, वसंत के रंगों से जो धरती है वो दुल्हन जैसी है, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा है यानी प्रसन्न हो रहा है, खूबसूरत लग रही है वो। परंतु उसका कत यानी पति या प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है और वह यही प्रश्न कर रही है कि वीरों का वसंत कैसा। अब देखो कैसे उस वीर की वाइफ का डिस्क्रिप्शन धरती से किया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक गाना है, मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको 4 लाइन गा के सुनाती हूँ और आपको फिर समझ में आएगा। आई होप कि मैं थोड़ा बेटर गाऊँ। ओ रांझड़ा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। ठीक है, तो जो लास्ट की लाइन है तेरी हीर तो धरती है रांझे, यही इस पोएम में ये जो सेकंड लाइन है इसका पूरा मेन समझ लो कोर कंटेंट है। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे वीरों की भी तो वाइफ होती होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो सारे सिंगल होते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो इतनी सज सवर के, वसंत का मौसम है, इतनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, लेकिन वीर जो है वो वीर युद्ध भूमि में जाने के लिए खड़ा है, तो उस वीर का, उस योद्धा का वसंत कैसा होगा ये कवित्री सवाल कर रही है। ठीक है, परंतु उसका जो प्रिय वीर है वो सैनिक की वेशभूषा में, और धरती को दुल्हन और सैनिक को उसका पति बताया गया। ठीक है, वही प्रश्न कर रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत।
अब भर रही कोकिल से सुनिए, ठीक है। कवित्री कहती है कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपने साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है ना। जैसे कि अब आप देखोगे जब भी कभी युद्ध होता है तो हम लोग देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक करती है तो जो कंट्री होती है उसको अपने आप को, उसके पूरे सिटीजन को उस वक्त जब अटैक हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, उस वक्त साथ होना चाहिए, है ना। जैसे भारत में जो पहलगाम के बाद जो भी अटैक्स चालू हो गए, पूरा भारत एक हो गया था ना, सब एक साथ थे, बोले कि नहीं ये गलत हुआ, तो हर कोई जो है बोल रहा था कि नहीं हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे लड़ेंगे। तो हमें भी पता है कि जो हमारे बॉर्डर वाले जो स्टेट्स आते हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा था, तो उनकी फैमिली उजड़ रही थी, हम लोग भी न्यूज़ में देख रहे थे। तो हम लोग जब बीच वाले लोग जो थोड़ा दूर रहते हैं वो लोग सेफ हैं, उन लोग को भी रहता है भाई सैनिक का फिक्र, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्द होता है या कोई डरता है या किसी के मन में दुख होता है, वो सबसे ज़्यादा अगर दुख होता है वो सैनिक के परिवार ही होते हैं, सैनिक की पत्नी, सैनिक के बच्चे और सैनिक की माता पिता, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना है ना। तो वो बोल रहे हैं कि वीरों का वसंत या कोई भी फेस्टिवल वो तभी मना पाएंगे जब तक वो शांति से अपने घर पे आए, फेस्टिवल मनाएं, अदरवाइज उनका सारा फेस्टिवल, हर एक इवेंट युद्ध की तैयारियों में बीत जाता है। वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे नगाड़े बजते हैं, ठीक है। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह है ना। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आदि अनंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। आपको भी पता है कि अगर कोई सैनिक जा रहा है लड़ाई में तो वो लौट कर आएगा कि नहीं, वो खुद भी नहीं श्योर होता है, ठीक है। जीत मिलेगी या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता है, अगर पराजय मिलेगी तो मृत्यु ही मिलेगी, ये सबको मालूम है, ठीक है। कवित्री पुनः प्रश्न करती हैं कि हमारे युद्ध पे जाने वाले सैनिक जो हैं, वीर हैं, उनका वसंत कैसा होगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट लाइन है, गलबाहे हो या हो कृपाण, इसमें देखो, इसमें कवित्री कहती है कि एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती है तो दूसरी ओर उनके गले में उनके प्रियों के बाहों का हार देखती है। मतलब वो कह रहे हैं कि एक तरफ वीर हैं जो सर से पांव तक अस्त्र से लदे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नियां हैं, उनकी प्रेमिका हैं जो उनके बाहों के, मतलब उनके गले में उनके बाहों का हार है। वो बोलते हैं कि ये दोनों के को एक साथ रखकर खड़ा कर कर पूछती हैं फिर युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया की बाहों के हार। जैसे आप जब मान लो कि आपका हस्बैंड जा रहा है लड़ाई करने, ठीक है, तो उस वक्त आप उसको गले मिल के रो रहे हैं, आप उससे बोले कि मत जाओ मत जाओ, तो वो उस सैनिक की द्वंद्वता दर्शा रहा है कि वो अब क्या करे, वो युद्ध में जाए, वो किसको चुने, युद्ध भूमि को चुने या अपनी प्रेमिका की या प्रिया के बाहों का हार चुने, ठीक है। वे धनुष बाण संभाले या प्रिया के नैनों के बाण, यानी जो उससे नैन अश्रु बह रहे हैं उसको संभाले या धनुष बाण संभाले। वह विलास में समय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करे या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाए। वो बोले कि वो युद्ध करे या वो उससे विलास जो समय जो प्रेम में बीतता है, जो सुख में उसका पूरा जीवन बीतेगा, उसको चुने या युद्ध भूमि को चुने, उस द्वंद्व को दर्शा रहा है। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका वसंत कैसा हो। तो उस फैमिली को भी दर्शा रहा है, उस फैमिली की कंडीशन दर्शा रहा है कि उन जैसे परिवार उन लोगों का वसंत कैसा होता है, उनका हर एक फेस्टिवल। लाइक हम जब जाते हैं हमारे हम जब स्कूल्स में होते थे, इवन कॉलेजेस में भी, हम रिसेंटली सारे लोग जाते हैं उनको राखी बांधने के लिए, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली, अब वो आपसे राखी बनवाए, वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा पा रहे, इसलिए हम जा रहे हैं उनसे राखी बनवाने को, शो करने की हम आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस सैनिक की मनोदशा दिखाई गई है। अब कह दे अतीत से देखिए, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, इसको पढ़िए। इसमें है बेसिकली कि कवित्री कहना चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो, अतः अतीत को अपना चुप्पी तोड़कर बोलने के लिए बोलती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में हिस्ट्री, जैसे लोग कुछ कहते हैं हिस्ट्री बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री बोरिंग तब लगती है क्योंकि बेसिकली अब मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट बुक, पुराना टेक्स्ट बुक था, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमें बहुत नीड है कि पुराने टेक्स्ट बुक में हमारे जो मेन वीर योद्धा हैं, वीर पुरुष हैं, उनका बारे में पढ़ाया जाए, ना कि आक्रांताओं का। क्योंकि जैसे होता क्या है ना कि हम वीरों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में ओज रस आता है, ठीक है, उत्साह होता है, हमारे
खून जो होते हैं वो गर्म खून खौलने लगते हैं कि अरे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडिया वाले कितने रिच हैं इस चीज़ में कि हमारे जो भूमि है वो, यहाँ पे भगवान जो है जन्म लिए, यहाँ पे वीर पुरुष जो है जन्म लिए, शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, है ना, और भी बहुत सारे, पृथ्वीराज जैसे, हमारे आल्हा उदल हैं। तो इस तरीके के इतने वीर पुरुष जन्म लिए हैं कि अगर हिस्ट्री ना हो तो आपके आने वाले जनरेशन को कौन बताए कि आप इतने रिच हैं, डाइवर्स हैं इन सब चीज़ों में। तो वो अतीत को कहती है कि अतीत अब अपनी चुप्पी तोड़। ठीक है, युद्ध क्यों होते हैं? उससे किसी का कभी भला तो नहीं होता, जीतने वाला हारने वाला दोनों के ही हाथ खाली रह जाते हैं। अब जैसे युद्ध हो रहा है, कोई जीत भी जाए, जैसे रशिया यूक्रेन हो रहा है, इस वक्त तो पूरे वर्ल्ड में ही युद्ध चल रहा है। देखो, लोगों के दोनों साइड के एसेट्स खत्म हो रहे हैं, दोनों साइड में जो अटैक हो रहे हैं उसमें पब्लिक जो है मर रही है। तो इससे जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे जीत जाते हैं, क्योंकि देखो लड़ता क्यों है सब ना, लड़ता स्वाभिमान के लिए। जैसे कोई घुटने टेक दे, लेकिन क्यों टेके? क्योंकि पूरे लाइफ लॉन्ग उसको ये सुनना पड़ेगा कि हार मान ली। तो लोग क्या करते हैं, मरना चाहते हैं लेकिन हार नहीं मानना चाहते। मरना मंजूर है लेकिन हार नहीं मानेंगे, इसीलिए युद्ध होते हैं। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि युद्ध में दोनों तरीके के लोग, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और दोनों लोगों का ही नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, दोनों खाली हाथ जाएंगे। लंका में आग क्यों लगी थी? इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अत्यंत अनुभव को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। तो वो युद्ध भूमि से कह रही है कि ये युद्ध भूमि जिसके ऊपर जो युद्ध भूमि आप देखते होंगे उसमें कितने खून, डेड बॉडीज पड़े होते हैं, तो वो उनसे बोल रही है कि तुम कहानी बताओ, तुम इसकी पीड़ा समझाओ कि तुमने जैसे लोगों को मरते कटते देखा, तिल तिल मरते हुए देखा, जिसके खून की धाराएं तुम्हारे ऊपर से बही, तुम बताओ सबको कि युद्ध करने से कुछ हासिल नहीं होता, युद्ध के संकट से बचा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपका स्टेट हर तरफ से कोई अटैक ना करे। देखो ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने का बहुत सही था, पहले के ज़माने में राजा महाराजा कब्जा करने के लिए अटैक करते थे। अब पूरी कंट्री को कब्जा करने के लिए अटैक कर रही है ना, या दुश्मनी है तो अटैक कर रही है। तो वो बताना चाहते हैं कि युद्ध कहीं तरीके से सही नहीं है। अब हल्दी घाटी से देखिए, कवित्री कहना चाहती है कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थानों को आवाहन किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवान में अपने देश को कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसीलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध को कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती है। देखो मुझे ऐसा लगता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पर्सपेक्टिव है वॉर को लेके, वो यही है कि वॉर इज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि इनके हर एक पॉइंट में वॉर को रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, और हमारे अदर मेजर राइटर्स को देखोगे तो वो वॉर को बोलते हैं कि वॉर होना चाहिए क्योंकि ये शौर्य है और इससे हम अपनी वीरता साबित करते हैं, हम हार न माने। तो राइटर्स हैव देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कोई सोचता है कि वॉर सही नहीं है तो दूसरा सोचता है कि वॉर होना ज़रूरी है। आज़ादी, अगर फॉर एग्जांपल जैसे लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया, डेफिनेटली उन्होंने पीजेंट्स के लिए जो भी काम किए उन्होंने बहुत कुछ किया है डेफिनेटली, लेकिन ये कहना कि अहिंसा से हम लोग को पूरी फ्रीडम मिली है ये भी नहीं। फिर तो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु का मजाक बन जाएगा ना। तो टोटली महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं है। इसमें हर एक इंसान जो अपना रक्त बहाया है इस धरती के लिए, चाहे उसका नाम ही हम लोग नहीं जानते, हम लोग को स्पेसिफिक लोगों का नाम जानते हैं ना, जो लीडर टाइप उभरे हैं, जो हर कोई जो मरता हुआ उस कोई आदमी, कोई औरत, छोटे बच्चे जो भी वहाँ मरे हों, अपने जान की आहुति दी हो, तब जाके हमारा देश आज आज़ाद हुआ है। तो ये कहना कि शांति शांति से ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। युद्ध का भी एक पर्सपेक्टिव ये, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे ऊपर ही कोई आ जाए, तुम्हारा पूरा घर कब्जा कर ले और बोले कि मेरा हो गया आपसे ये, तो आप प्रतिकार करेंगे। ये नहीं कहेंगे ना कि ठीक है, मैं उससे रोज प्यार से बोलूँगी सुनो ये मेरा घर है प्लीज़ दे दो, फिर अगले दिन है सुनो ये मेरा घर है प्लीज़ दे दो, ऐसे नहीं काम चलता है ना। तो ये चीज़ अपने आप में, इसीलिए वो ये भी कह रही हैं कि हमारे जो वीर पुरुष हैं, जो वीर योद्धा हैं, जो वीर राजा रहे हैं, उनके महलों को जाके देखना, उनके किले को जाके देखना, ताकि नई पीढ़ी जान सके कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे। जैसे हम पद्मावत रिलेटेड बहुत ही अच्छे कवि मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप सच में बहुत ही पोइट्री को लेके, वीर रस की पोइट्री को लेके फॉन्ड है, तो एक कवि है राम भड़ावर करके, उनको अगर आप सुनेंगे, उनकी एक कविता है पद्मावत, बहुत ही अच्छी कविता है। मैं जब उसको सुनी थी लिटरली
मैं क्या बोलूँ, आई वॉज लाइक वाओ, जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ लिखी है ना, उनके वर्ड्स, और जैसा वो बोल भी रहे हैं उनको, मुझे लग रहा है मैंने मंच वाली वीडियो देखी थी, बहुत ही फेमस, ही इज़ लाइक वेरी फेमस वंडरफुल पोएट एंड आई रियली लाइक हिम बिकॉज उनकी पोइट्री इतनी अच्छी है, वीर रस वाली, मुझे मैक्सिमम वो वीर रस वाली लगती है। एक दो ही में भी शायद उन्होंने हास्य रस की लिखी होगी, बाकी हर कोई वीर रस से परिपूर्ण है। आप उनको जाके देख सकते हैं, बहुत सारे अदर राइटर्स है भाई, जाके देखो पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा कि पता है मैक्सिमम मैं ये क्या बोलती हूँ, हिस्ट्री पढ़ने से बहुत बेटर है कि हम मैंने बोलो कि हिस्ट्री ना पढ़ो, लेकिन दोज हु डू नॉट लाइक टू स्टडी दीज थिंग्स, उनको मैं कविता रिकमेंड करती हूँ। अगर किसी भी वीर पुरुष के बारे में जानना हो तो वो उसकी एक कविता सुन लोगे ना, तो उसकी पास्ट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर भले ही आप बुक के थ्रू जाके पढ़ो और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, लेकिन उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, समझ रहे हो। तो वो यही बोल रहे हैं कि नए जो पीढ़ी है उसमें भी कुर्बान होने का जोश भी जगा है, लेकिन फिर वो कहना चाहती है कि नरसंहार को रोकना है। ठीक, वीरों का कैसा हो वसंत, लास्ट लाइन है हमारा, भूषण अथवा, ठीक है, यहाँ से देखो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारे पास भूषण, चंद्रबरदाई जैसे कवि नहीं है। चंद्रबरदाई ने क्या किया था, पृथ्वीराज को गाना गा के, सॉरी गाना बोलूँ, कविता सुना के बताया था कि मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा है, और वो आँख उनका दोनों फोड़ दिया था मोहम्मद गोरी, ठीक है, सोचो। और आँख बंद करके वो दूसरी तरफ निशाना साधा हुआ था, और जैसे ही वो बोला है कि मैं अब 4 लाइन आपको सुना ही देती हूँ, अब मैं आई हूँ तो अच्छे से ही आपको पढ़ाती हूँ, ओके। मैं सिर्फ आपको 2 लाइन ही बताऊँगी, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। इसको वीर रस में तो बहुत नॉर्मली बोलती हूँ, बट इस तरीके से उन्होंने बताया था कि कहाँ पे हैं वो, कितने ऊपर बैठे हैं, और वो अंधे होकर ऐसा तीर चलाए कि मोहम्मद गोरी को लग गया, ठीक है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि आज है हमारे भूषण, चंद्रबरदाई जैसे कवि नहीं है, जिनकी कविताओं से हमारे अंदर जो है वीरता की भावना उत्पन्न हो सके, ना ही उनके छंदों से हमारे अंदर बिजली यानी किसकी बिजली, क्रोध की, उल्लास की, उत्साह की बिजली उत्पन्न हो सके, ठीक है। आज कवियों की जो कलम है वो स्वच्छंद नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शासकों की गुलाम है, क्योंकि वो लोग रहते थे उनके खिलाफ कोई लिख ही नहीं पाता था, कोई लिखता था तो उसके वर्क को वो लोग फाड़ देते थे। तो वही कहते हैं कि इसीलिए खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कोई नहीं कर पा रहा है कभी, इसीलिए हमारे को कौन आकर बताए कि वीरों का वसंत कैसा हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आपको झांसी की रानी, क्योंकि झांसी की रानी एक लंबा टॉपिक है, तो मैं इसी वीडियो को एकदम लेंदी नहीं करना चाहती। सो वेल, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।